हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी सेंट्रल। लास्ट की वीडियो में हमने चैप्टर 2 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया का गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो ये चैप्टर है उसके बारे में हमने पढ़ा था। अभी तक इकोनॉमीज कितने टाइप की होगी, कैपिटलिस्ट होगी, मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, और प्लानिंग कैसे कर सकते हैं हम, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग कर सकते हैं, डायरेक्टिव प्लानिंग कर सकते हैं, ये अभी तक हमने पढ़ा था। अब आगे जाते हैं। जैसे कि ये चैप्टर का नाम है 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग होती है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, अभी ब्रिटिश इंडिया से फाइट करने के बाद, जो कॉलोनियल रूल था उससे फाइट करने के बाद अभी जो हमारे पास रिसोर्सेज बच रहे हैं उसको किस तरीके से प्लान करके हम अच्छे रिजल्ट के लिए काम करें, उसके लिए 5 ईयर प्लान्स फॉर्म किए गए थे। तो वैसे एक होती थी लॉन्ग टर्म प्लानिंग और शॉर्ट टर्म प्लानिंग। हमारे जो ये 5 ईयर प्लान्स थे वो फर्स्ट प्लान हमारा आया था 1951 में, जो 1956 तक चला था, 5 ईयर प्लान था। ओके, इस बीच 1966 से 1969 के बीच में जो 1 ईयर प्लान भी आए थे, शॉर्ट टर्म प्लान भी आए थे। अब हम लोग शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल के थे। अब हम ये नहीं बोल सकते कि वो जो शॉर्ट टर्म आए थे वो रिप्लेस करने आए थे 5 ईयर प्लान को, ऐसा नहीं है। किसी रीजन के कारण अगर कोई प्लान नहीं बन पाया 5 ईयर, तो जो गवर्नमेंट थी वो 1 ईयर प्लान लेके चलती थी और 1 ईयर के हिसाब से अपने टारगेट कंप्लीट करती थी। तो आज हम पढ़ेंगे जो हमारे लॉन्ग टर्म प्लान्स थे जो आए थे, फर्स्ट आया था 1951 में, उनके ऑब्जेक्टिव क्या थे। कि होता है ना कि अगर हम कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो हमारा एक गोल होता है। वैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाई शुड प्लान्स हैव गोल्स। अब हम प्लानिंग कर रहे हैं तो गोल उसका स्पेसिफाई होना जरूरी क्यों है? तो इसका आंसर ये है कि बिना गोल के हम प्लानिंग ही नहीं कर सकते। अगर कोई हमारा गोल है, इफ वी हैव वन गोल, तो जो प्लानिंग करेंगे दैट विल बी द स्ट्रैटेजी टू अचीव दैट पार्टिकुलर गोल। तो वो गोल को अचीव करने के लिए हम स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, उसको बोलते हैं प्लानिंग। तो कैसे रिसोर्स को सही तरीके से यूज करना है और अपने गोल तक पहुंचना होता है, ये प्लानिंग है। तो इसलिए प्लान्स अगर कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास गोल्स का स्पेसिफाइड होना जरूरी है। तो ये जो गोल्स आए थे, वैसे तो 2 मैंने आपको बताया, शॉर्ट टर्म भी आए थे, लॉन्ग टर्म भी आए थे। लॉन्ग टर्म 5 ईयर थे और शॉर्ट टर्म रिप्लेस करने नहीं आए थे, वो जो सप्लीमेंट्री थे फॉर टाइम बीइंग के लिए, क्योंकि उनके पास उतना टाइम नहीं मिला होगा। जो लॉन्ग टर्म थे वो हमारे ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक थे। ऑब्जेक्टिव मतलब उनके बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स रहते थे जो 5 ईयर प्लान्स, और जो शॉर्ट टर्म जो हमारे प्लान्स थे वो गोल स्पेसिफिक थे। गोल या प्लान स्पेसिफिक। एक प्लान है, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास एग्रीकल्चर का शॉर्टेज है, तो वो 1 साल का एक प्लान बनाएंगे और उनका मेन एम रहेगा एग्रीकल्चर को बूस्ट अप करना। ठीक है, तो वो प्लान स्पेसिफिक रहते थे शॉर्ट टर्म टारगेट को अचीव करने के लिए। अब ये जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स थे जो बन रहे थे 5 ईयर्स के लिए, वो जो प्लानिंग हम कर रहे थे 5 ईयर की, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। ऑब्वियसली हम अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक रहेगी। 12th प्लान तक हम आए थे, 5 ईयर प्लान हम लोग 12th तक आए थे, तो उनके क्या ऑब्जेक्टिव हम आगे लेके चलते थे। तो फर्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो जीडीपी ग्रोथ है। जीडीपी ग्रोथ का मतलब अगर मैं इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो जो हमारा प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन में बढ़ना, जो पर कैपिटा इनकम है उसमें इंक्रीज होना, मतलब जो हमारी जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है वो इंक्रीज होना। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में इंक्रीज होना। अब इंक्रीज होने से क्या होगा, एक पॉजिटिव साइड हमें नजर आएगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। जैसे ही प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, इंक्रीज प्रोडक्शन हो रहा है, हम कंजप्शन भी इंक्रीज करेंगे और इससे ये पता चलता है कि लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि वो लोग वो सारी चीजें यूज कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम मार्केट में ले आ रहे हैं, इकोनॉमी में ला रहे हैं, वो उनके पास इतना परचेजिंग पावर है कि वो परचेज कर रहे हैं। तो एक साइड से हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, दूसरी तरीके से लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज हो रही है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए कि वो एंगेज है, वो अर्न भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली समवॉट लेबरर्स भी उस पर इंक्लूड हैं। ओके, बेसिकली अगर बोला जाता है कि अगर हमारे पास जीडीपी ग्रोथ हो रहा है तो पॉपुलेशन को भी उस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। अगर पॉपुलेशन अगर हैंड इन हैंड नहीं जाएगी तो जीडीपी ग्रोथ होने का मतलब नहीं है। पॉपुलेशन का ज़्यादा बढ़ना भी हमारे जीडीपी ग्रोथ को अफेक्ट कर सकता है, इकोनॉमी को अफेक्ट कर सकता है। सो बेसिकली द
पॉइंट इज कि जीडीपी ग्रोथ और पॉपुलेशन ग्रोथ को हमें हमेशा बैलेंस करके चलना होगा, ठीक है, ताकि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें थोड़ा कोई चेंजेस आए। नेक्स्ट आता है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? अब हमें उस टाइम अगर हम लोग पास्ट में जाएं तो देखें कि एम्प्लॉयमेंट उतनी नहीं थी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर में ही एंगेज थे, और एग्रीकल्चर में भी किस लिए एंगेज थे? क्योंकि वो अपने डेली खाने की बस खाना निकाल पाए, इसीलिए। फुल एम्प्लॉयमेंट उनका ऑब्जेक्टिव इसलिए था कि जो हमारी इकोनॉमी है उसमें इनकम का फ्लो हो, मनी का फ्लो हो, लोगों की स्टैंडर्ड बढ़े और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑल द पीपल आर एंगेज्ड इन डूइंग समथिंग और दे आर अर्निंग इन रिटर्न। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट कि वो लोग अर्न कर रहे हैं, ठीक है, दे आर गेटिंग समथिंग इन रिटर्न, ठीक है, मनी वैल्यू जो मॉनेटरी वैल्यू है वो मार्केट में फ्लो कर रही है। उसके बाद क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब कि लोग बेसिकली जो पीपल हैं, दोज हु आर विलिंग टू वर्क, वो लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है, दोज हु कैन वर्क एंड दोज हु आर विलिंग टू वर्क, जो काम कर सकते हैं और जो करना चाहते हैं वो उनको हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, ये होता है फुल एम्प्लॉयमेंट। अब फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब हम ये बोल सकते हैं क्या कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट? फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स ये तो नहीं बोल सकते ना कि एकदम अनएम्प्लॉयमेंट होगी ही नहीं। जितने भी लोग हैं जो डिजर्व कर रहे हैं, दे आर बेसिकली गेटिंग वर्क, दे आर एंगेजिंग देमसेल्व्स इन समथिंग टू गेट इन रिटर्न, लेकिन ऐसा नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंजेस के कारण, या कुछ लोग ऐसे हैं जो काम ही नहीं करना चाहते, या सीजनल के कोई वर्क करते हैं, या जिनका सीजन से रिलेटेड या ऐसा काम होगा जो फिट नहीं बैठ रहा है, तो कुछ चेंजेस के कारण, कुछ हिंड्रेंस के कारण हम जीरो अनएम्प्लॉयमेंट कोई भी इकोनॉमी स्टेज में नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब यही था कि एम्प्लॉयमेंट मिल रही है कि जो काम करना चाहते हैं और जो कर सकते हैं, सीजनल का सब मिला के, ओके। तो ये ऑब्जेक्टिव था हमारा लॉन्ग टर्म। उसके बाद आता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्वालिटी। अब अभी तक हम ये देखते आए हैं कि सोशली हमारी इकोनॉमी, जो गवर्नमेंट थी वो सोशली हमारी इकोनॉमी को बढ़ाना चाहती थी। एक होता है इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल ग्रोथ, तो वो एंगेज थी दोनों में कि सोशल भी होना चाहिए ग्रोथ और इकोनॉमिक भी होना चाहिए। तो अभी अब हमारा है सोशल की इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी, मतलब जितने भी लोग हैं उनको सामान्य व्यवहार या इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अब इसमें दो टर्म आ जाते हैं, एक होता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसमें हम डिफरेंस जानते हैं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर किसी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है और एक स्वीपर है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मीन्स बोथ आर गेटिंग सेम इनकम। डॉक्टर को भी 5000 पर मंथ मिल रहा है तो स्वीपर को भी 5000 पर मंथ ही मिलेगा, एंड दैट इज कॉल्ड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या इक्वल ट्रीटमेंट, सो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में क्या होगा कि उनको इक्वल वो मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, बट डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन लिमिट्स और डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिफिकेशन दे हैव। उनके पास जो भी डिग्रीज हैं, जो क्वालिफिकेशन है, जो एक्सपीरियंस है, उस बेसिस पे ही उनको इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगी। अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर की क्वालिफिकेशन के हिसाब से मिलेगा, और स्वीपर है तो स्वीपर की क्वालिफिकेशन। इफ द डॉक्टर इज गेटिंग 50,000 and according to sweeper's qualification he is getting 3,000 or 4,000 per month। तो ये क्या होगा? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन विथ सोशल जस्टिस, ठीक है, क्योंकि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं तो हम उसमें सोशल जस्टिस भी रखें। तो बेसिकली हमारी इकोनॉमी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ, एक ड्रॉबैक हो सकता है कि अगर हम ऐसा नहीं करते, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न फॉलो करते हैं, तो कोई भी पढ़ेगा लिखेगा नहीं, एजुकेशन सिस्टम बूस्ट नहीं होगा। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है लोगों में, लेकिन अप टू अ सर्टेन लिमिट, कुछ लिमिट्स हैं, उसके बाद ही हम उनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देंगे। दे कैन ऑल्सो स्टडी, दे कैन ऑल्सो अर्न मोर एज अ डॉक्टर। तो अगर वो हम उनको उतना ही एज कंपेयर टू डॉक्टर प्रोवाइड करेंगे तो वो डिफरेंस ही भूल जाएंगे कि डॉक्टर और स्वीपर में क्या अंतर है, ओके। उसके बाद आता है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन मीन्स, क्योंकि हम
जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया, अब एक आया आईटी, ग्लोबल आईटी रेवोल्यूशन आया, हम टेक्नोलॉजी से ज़्यादा बढ़ने लगे। तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमें कब दिखती है किसी भी इकोनॉमी में? हम क्या देखते हैं दैट वी कैन फाउंड दैट द इकोनॉमी इज ग्रोइंग कम्प्लीटली। मॉडर्नाइजेशन आता है, वो न्यू टेक्निक्स फॉलो करते हैं, नए गैजेट्स यूज़ करते हैं, इंटरनेट की जैसे अभी दुनिया, तो हम कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज और न्यू आइडिया इनोवेटिव्स लेके आते हैं जिससे हमारी जो वर्क है उसमें थोड़ा अपग्रेडेशन आए। तो जो पुरानी जो टेक्निक्स थी, पुरानी वे ऑफ वर्किंग को रिप्लेस करके हम मॉडर्नाइजेशन अगर इकोनॉमी में लाते हैं तो ऑब्वियसली वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देगी और उससे हमें ये पता चलेगा कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो जो ऑब्जेक्टिव था हमारे लॉन्ग टर्म प्लान्स का वो एक था मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। जैसे कि ग्रीन रिवोल्यूशन आया था जिसमें हम एग्रीकल्चर की जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ है उसको हम जो टेक्निक्स थी इरिगेशन की उसको रिप्लेस करके कुछ न्यू वे ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़ लेके आए थे जिससे हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको बहुत फ़ायदा मिला था। उसके बाद आता है लास्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि इंडिया को किसी पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है, वो इतना सेल्फ सफिशिएंट हो जाए कि वो खुद ही सारी चीज़ें खुद से बनाए और सारे रिसोर्सेज के लिए वो किसी पे डिपेंड रहना रहे। जैसे वार का टाइम होता है या किसी कंट्री के आपस के जो रिलेशन है उनमें कोई टेंशन चलती है, कोई डिस्प्यूट्स चलते हैं, इसके कारण अगर हम कुछ से बेसिक रॉ मटेरियल या बेसिक चीज़ के लिए उन पे डिपेंडेंट है तो वो हमें नहीं मिलेगा। तो इंडिया जब देखा कॉलोनियल रूल के टाइम पे, उस टाइम पे हमारे पास एग्रीकल्चर या फूड की ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी, स्टारवेशन थी। तो एग्रीकल्चर और फूड ग्रेन्स में हमें सेल्फ सफिशिएंट होना था। तो जो सबसे ज़्यादा उस टाइम पे इम्पॉर्टेंट लगा प्लान्स के लिए तो वो थी सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। तो इसीलिए जो फर्स्ट प्लान हमारी जो गवर्नमेंट लेके आई थी वो ये लेके आई थी, ओवरऑल वो कम्प्लीटली किस पे डिपेंडेंट थी? पूरी तरीके से एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए। तो वो देखते थे कि प्रॉब्लम कहाँ है और फिर उस हिसाब से प्लान बनाते थे ताकि उनको पूरी तरीके से सेटल कर पाएं और कुछ उसमें अचीव कर पाएं, ठीक है। तो आज का था ये हमारा टॉपिक ओवरऑल कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग में क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, हम क्या सोच के काम करते थे, हमें क्या अचीव करना था। ओके, ऑब्जेक्टिव थे तभी तो हम प्लान बना रहे थे ना। वी हैव समथिंग कि गोल है दैट वी हैव टू अचीव, उसके लिए हम प्लान कर रहे थे। तो ये सारे हमारे गोल्स थे लॉन्ग टर्म के। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि शॉर्ट टर्म जो हमारी प्लानिंग थी उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ठीक है। तो थैंक यू।